कई सालों पहले की बात है। जूनागढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। जूनागढ़ में राम और श्याम दो भाई रहते थे। राम का कुछ समय पहले एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, जिस कारण वो अपने टांगों से चल नहीं पा रहा था। राम बस ज्यादातर चारपाई पर बैठा या लेटा रहता था। गर्मियों के दिन चल रहे थे। राम घर के आंगन में बिस्तर पर बैठा हुआ था। श्याम राम के खाने के लिए आम की टोकरी लाता है। भैया, ये लीजिए, मैं आपके लिए बहुत सारे आम लेकर आया हूं। अरे वाह श्याम, तुम्हें पता है, मैं अभी यही सोच रहा था कि कहीं से आम खाने को मिल जाते। इस मौसम में आम खाने में तो बड़ा मजा आता है। आओ, बैठो मेरे पास, तुम भी साथ खाओ। राम और श्याम अभी आम खाना शुरू ही करने वाले थे कि तभी वहां श्याम का मित्र भोला आ जाता है। अरे शामू, आम खा रहा है तू? मुझको भी देना। आजा बैठ, आज ही लाया हूं बाजार से। तू जानता है, मुझे तुझसे तेरी एक चीज चाहिए जिसकी मुझे बहुत जरूरत है। हाँ, मैं जानता हूं तुझे किस चीज की जरूरत है। मेरे दिमाग की। पागल है तू? इतने सारे भूसे का मैं क्या करूंगा? खाली भूसे में आग लग गई तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे तो तेरी हाइट चाहिए। कितना लंबा है भाई तू? भोला, मेरे हाइट का मजाक उड़ाएगा? तू पिटेगा अब तो। अरे भाई, बस मजाक कर रहा था। अच्छा चल, माफ कर दे। और ये शामू शामू क्या है? श्याम नाम है मेरा। शामू मत बोला मुझे। तो क्या बोलूं मैं तुझे? बड़ा हूं ना तुझसे, भैया बोल मुझे। अच्छा भैया, मुझे 2 आम दो ना। पक्का? तुझे आज से शामू नहीं बोलूंगा। सच बोल रहा है ना? अब देख, तू खुद ही भरोसा नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, ये ले चल खा ले। भोला ने आम पकड़े और दोनों भाइयों से थोड़ा दूर गया और जोर जोर से कहने लगा। शामू शामू शामू। रुक, तेरी तो अभी तुझे दिखाता हूं। श्याम, जाने देना, छोटा है वो। तू भी ना बच्चों जैसी हरकतें करता है। अच्छा चल, छोड़ इसे। कल गुरुजी आने वाले हैं, सारी तैयारियां कर देना, ठीक है ना? जी भैया, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं सब तैयारी कर दूंगा। अगले दिन शाम को गुरुजी राम श्याम के घर पहुंच गए। उस दौरान श्याम घर के आंगन में झाड़ू मार रहा था। गुरुजी आ गए आप, आइए। यात्रा कैसी रही आपकी गुरुजी? बहुत बढ़िया, सब ठीक था श्याम। और क्या बात है, राम नहीं दिख रहा? गुरुजी भैया अंदर है, आप भी अंदर चलिए। अरे राम, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूं गुरुजी। तू तो बड़ा मोटा हो गया है राम। हाँ गुरुजी, जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से इधर उधर जा नहीं पाता हूं। अब क्या करूं? राम बेटा, हर बीमारी की जड़ है मोटापा। ये ना खुद के लिए अच्छा है ना दूसरों के लिए। दूसरों के लिए? मैं कुछ समझा नहीं गुरुजी। बेटा, जिस दिन भगवान का बुलावा आएगा उस दिन तो खुद की टांगों पर जा नहीं पाओगे। अब भला क्यों दूसरों की टांगों को तुड़वाना? गुरुजी राम श्याम से बातें कर ही रहे थे कि तभी बाहर से आवाज आई। श्याम, ओ श्याम, घर पे हो या नहीं? शीतल दीदी की आवाज सुनकर श्याम बाहर आता है। श्याम, ये ले, खीर प्रसाद है, सब लोग मिलकर खा लेना। वाह दीदी, सही समय पर आई हो। आज हमारे घर में गुरुजी आए हैं। गुरुजी? कौन गुरुजी? वो हमारे माँ बाप की तरह है दीदी। उन्होंने हमें पाला है। वो बहुत ही ज्ञानी पुरुष हैं। वो हर किसी की मदद करते हैं। उनके पास हर मुसीबत का हल होता है। उन्हें भी खिलाना खीर, ठीक है? और सुन, मुझे भी मिलना है उनसे, मिलवा देगा? क्यों नहीं दीदी, आप कल आना। आज वो थक गए हैं, बहुत दूर से आए ना, इसलिए। चल ठीक है, मैं कल आती हूँ शाम को। ठीक है दीदी। शीतल जब अपने घर की तरफ जा रही थीं, तभी उसे उसकी पड़ोसी लीला दिखी। कहाँ से आ रही हो शीतल? अरे कहीं नहीं दीदी, बस श्याम के घर प्रसाद देने गई थी। थोड़ा आपके घर भी भिजवा दिया है, खा लेना। अरे शीतल, मेरी सास ने छोड़ा होगा तब खाऊंगी ना। दीदी, क्या आपको पता है, श्याम भैया के घर उनके कोई गुरुजी आए हैं? श्याम तो उनकी बहुत तारीफ कर रहा था। उन्होंने ही इन दोनों को पाला है। क्या आप कल चलोगी उनसे मिलने? ठीक है, सुन जब जाएगी ना मुझे आवाज दे देना, मैं भी आ जाऊंगी। ठीक है दीदी, अब मैं चलती हूँ। शीतल और लीला दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। इस तरह दिन ढल जाता है और रात के वक्त गुरुजी और राम खाना खाने के लिए बैठते हैं और श्याम दोनों के लिए खाना परोसता है। वाह शामू, तू तो बहुत बढ़िया खाना बनाना सीख गया है। धन्यवाद गुरुजी। आ श्याम, तू भी बैठ जा खाना खाने। तीनों मिलकर खाना खाते हैं। गुरुजी, आप यहाँ सो जाइए। अगले दिन सुबह सुबह लीला दीदी, ओ लीला दीदी, चलो। हाँ शीतल, आई बस 2 मिनट रुकना। और कितनी देर करोगी दीदी? चलो जल्दी। तुमको तो पता है ना घर का कितना काम होता है। हाँ वो तो है, चलो अब जल्दी। शीतल और लीला दोनों श्याम के घर पहुंच जाते हैं। श्याम, अरे ओ श्याम। आया दीदी। देख श्याम, मैं लीला दीदी को भी लाई हूँ अपने साथ। दीदी आइए ना, अंदर आइए। गुरुजी, ये आपसे मिलने आए हैं। ये हमारे पड़ोस में ही रहती है। आओ बेटी, क्या बात है? प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम शीतल है।
श्याम ने मुझे बताया कि आप लोगों की परेशानियों को सुलझाते हैं। मेरे पति हर शाम शराब पीकर आते हैं। इस वजह से हमारी लड़ाई भी होती है। वो कहते हैं, मैं छोड़ना तो चाहता हूं पर छूट नहीं पा रही है। आप ही बताइए ना कि ऐसा क्या करूं जिससे वो ये आदत छोड़ दें। तुम्हारा पति खाना कितने बजे खाता है दोपहर में? 2 बजे गुरुजी। अब उसे 2 डब्बे खाने को देना। एक वो 2 बजे खाएगा और दूसरा तब जब उसका काम खत्म हो जाएगा, उससे थोड़ी देर पहले। उस डिब्बे में तुम मिठाइयां, फल डाल देना और ऊपर से ये छिड़क देना, ठीक है? जी गुरुजी। गुरुजी, मेरा नाम लीला है। मेरी सास ने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। वो कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करती। मैं तो दुखी हो गई हूं इस रोज रोज के तमाशे से। ये लो बेटी, इसे अपनी सास के खाने में डाल देना। तुम्हें कल सुबह से ही असर दिखना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद गुरुजी, अब मैं चलती हूँ। गुरुजी, मैं भी चलती हूँ। क्या गुरुजी सच में वो ठीक हो जाएंगे? क्यों नहीं, तुम खुद ही देख लेना। क्यों राम? श्याम की तरफ देख गुरुजी और राम दोनों मुस्कुराने लगे। अगले दिन शीतल के घर पर सुनिए जी, ये लीजिए आपका खाने का डिब्बा। आज 2 डिब्बे क्यों? मैं गुरुजी से मिली थी कल। उन्होंने कहा, इससे आप ठीक हो जाएंगे। आप ये बड़ा वाला दोपहर में खा लेना और छोटा वाला काम खत्म होने से थोड़ी देर पहले। अरे तुम भी ना शीतल, चलो अब तुम कहती हो तो खा लूंगा। काम पर जाने के बाद रमेश ने वैसा ही किया। पहले दोपहर में बड़ा वाला डिब्बा खत्म किया और शाम को दूसरा वाला डिब्बा। काम खत्म होने के बाद वह सीधा घर चला आया। आज आप इतनी जल्दी आ गए? रमेश को इतना जल्दी घर पर देख शीतल अपने मन ही मन में सोचती हूँ, आज तो इन्होंने शराब भी नहीं पी है। लगता है गुरुजी का टोटका काम कर गया। अच्छा सुनो, खाना लगा दो। रुकिए, मैं कुछ बना देती हूँ। ठीक है। शीतल खाना बनाने में लग गई। जैसे ही वो रमेश के पास गई, उसने देखा रमेश सोया हुआ है। लगता है काफी थक गए हैं, इन्हें सोने देती हूँ। उसी दिन लीला के घर पर सुन बहू, इधर आइयो, जरा वो सामान देना मुझे। बाबा के दिए चूरन को खाने के बाद लीला की सास उससे बहुत प्यार से बात करने लगी थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। शीतल लीला से मिलने उसके घर जाती है। ओ लीला दीदी, सुनती हो? हाँ हाँ शीतल, आ रही हूँ, बस कुछ देर रुकना। तुमको पता है दीदी, कमाल ही हो गया। इन्होंने कुछ दिनों से न शराब पी है न मुझसे लड़ाई की। हाँ शीतल, मेरी भी सास मुझसे प्यार से बात कर रही है। पहले तो सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी, पर अब तो पूरी बदल गई है। धीरे धीरे ये बातें पूरे गांव में फैल गईं और एक दिन उस गांव की ठकुराइन गुरुजी से मिलने उनके पास गई। ठकुराइन जी, आप यहाँ कैसे? सब ठीक तो है? मुझे गुरुजी के बारे में पता चला और ये भी कि कैसे उन्होंने लोगों की दिक्कतों को ठीक किया, इसलिए मेरे मन में भी उनसे मिलने की इच्छा जाग गई। कहाँ हैं गुरुजी? उन्हें बुलाइए। रुकिए ठकुराइन, बुलाता हूँ उन्हें। क्या हुआ बेटी? बाबा जी, क्या आप मेरी समस्या सुलझा देंगे? क्यों नहीं बेटी, क्या बात है? बाबा, मेरे पति जब देखो काम करते रहते हैं, घर में रुकते तक नहीं हैं। बस आते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं। अब आप ही बताइए ना, मैं क्या करूं? मुझे तो याद भी नहीं करते उन्होंने आखिरी बार मुझसे बैठकर आराम से बात कब की थी। वो इतना काम करते हैं ना कि उनके पास हमारे लिए फुर्सत भी नहीं है। ये लो बेटी, इसे रात को खाने में मिला देना। कल से ही तुम्हें असर दिखना शुरू हो जाएगा। गुरुजी, अगर आपकी बात सच निकली तो आप जितना धन मांगेंगे आपको मिलेगा। बेटी, मुझे धन नहीं चाहिए। मैं ये सब दूसरों की मदद करने के लिए करता हूँ, और रही बात धन की तो जब समय आएगा तो सब आ जाएगा। ठीक है गुरुजी, अब मैं चलती हूँ। अगले दिन ठकुराइन के घर पर सुनती हो भाग्यवान, जरा खाना लगवा दो। जी, अभी लगवाती हूँ। ठाकुर जैसे ही खाना मांगता है, ठकुराइन मन ही मन सोचती है, इनके खाने में ये डाल देती हूँ। क्या पता जैसा गुरुजी ने कहा वो सच हो जाए। ये लीजिए, मैंने खाना रख दिया। अब आप हाथ मुंह धोकर आ जाइए। ठाकुर ने खाना खाया और चुपचाप जाकर सो गया। काश गुरुजी ने जो कहा है वो सच हो जाए। न जाने कब तक ऐसा ही चलता रहेगा। हाय मेरी किस्मत। अगली सुबह ठकुराइन नहाकर आई। फिर कमरे में उसने देखा वहां मुंशी जी खड़े हैं और ठाकुर के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं। मुंशी जी, आज से कुछ दिनों तक आप ही ये सब संभालेंगे। मैं कुछ दिन आराम करना चाहता हूँ। जी ठाकुर साहब, मैं सब संभाल लूंगा, आप आराम कीजिए। सुनिए जी, आप आज गए नहीं? मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन घर पर आराम करूँ। आप सही सोच रहे हैं। आप घर पर आराम करिए। जब देखो आप काम करते रहते हो। तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो, मैं ये देखकर बहुत खुश हूँ। हे प्रभु, गुरुजी की जय हो। आज कितने दिनों बाद मन को सुकून मिल रहा है। सुनिए जी, मैं चाहती हूँ कि गांव में ना एक गुरुजी आए हुए हैं
वो बहुत ही अच्छे इंसान है, एकदम नेक इंसान है और ज्ञानी भी। मैं चाहती हूँ कि हम उन्हें हमारे घर बुलाएं और साथ में गांव के सारे लोगों को भी बुलाएं, ताकि गुरुजी से मिलने का मौका सभी को मिल सके। जैसे तुम्हारी मर्जी भाग्यवान, तुम्हारा मन है तो बिल्कुल बुलाओ। मैं आज ही जाकर गुरुजी को यहाँ आने का आमंत्रण देती हूँ। ठीक है भाग्यवान। इसके बाद ठकुराइन कुछ लोगों को लेकर अपने साथ श्याम के घर पहुंची। श्याम, ओ श्याम, घर पर हो क्या? आया ठकुराइन। श्याम, गुरुजी घर पर है क्या? हाँ ठकुराइन, गुरुजी अंदर बैठे हुए हैं भैया के साथ। आप आइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। क्या हुआ बेटी, सब ठीक है ना? हाँ गुरुजी, जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ। मैं तो बहुत खुश हूँ, मानो मन को सुकून सा मिल गया हो। मैंने घर पर एक आयोजन रखा है, आप कृपा करके वहाँ जरूर आइएगा। ठीक है बेटी, हम जरूर आएंगे। सुबह सुबह समारोह के दिन सभी ठकुराइन के घर पहुंचे। आइए गुरुजी, आप यहाँ बैठ जाइए। आपको कुछ भी चाहिए हो उन्हें बता दीजिएगा, ये हर वक्त आपकी सेवा में रहेंगे। ये क्या बेटी, प्रसाद खुला क्यों छोड़ा है? ये लो, इस कपड़े से ढक दो। ऐसे नहीं छोड़ते खाने को। जी गुरुजी। इसके बाद गुरुजी ने काफी लोगों की मुसीबतों को सुना और उन्हें उपाय भी बताए। इसके बाद गुरुजी ने सब जगह गंगा जल छिड़का और सबको प्रसाद बांट दिया। सब ने प्रसाद खाया और अपने अपने घर चले गए। उसी शाम को एक बांसुरी की आवाज पूरे गांव में फैल गई। भोला की छोटी बकरी उस आवाज की तरफ चलने लगी। भोला ने जब यह देखा तो वो उसके पास गया और उसे रुकाने की कोशिश की, पर बकरी नहीं रुकी। भोला ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बकरी के ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ। भोला ने मन ही मन सोचा, पता लगाना पड़ेगा कि ये सब क्या चल रहा है। भोला भी आवाज का पीछा करने लगा। भोला ने देखा कि एक मैदान में सारे लोग बेसुध होकर अपने घर का कीमती सामान लिए एक पेड़ के पास खड़े थे। भोला ने देखा कि एक व्यक्ति जिसका मुंह ढका हुआ था उन सब के बीच खड़ा था। उसको देख भोला ने जोर से चिल्लाया, छोड़ दो इन सबको, तुम इनके साथ ये सब क्यों कर रहे हो? अच्छा, ये रह गया था, सब मिलकर पकड़ो इसे भी। जैसे ही वो लोग भोला की तरफ आए, भोला के पास कुछ घंटियां पड़ी थीं। भोला ने तुरंत घंटियां बजाई और अचानक सभी लोग होश में आ गए। ये सब क्या हो रहा है? हम सब यहाँ कैसे आ गए? पिताजी, ये आदमी चोर है, इसे आप सब तुरंत पकड़ लो। सब ने उस व्यक्ति को घेर लिया और भोला के पिताजी ने उस चोर के मुंह से कपड़ा हटाया। राम, तुम खड़े हो सकते हो? अरे वाह, चमत्कार हो गया। देखो, गुरुजी की कृपा से अब मैं चल सकता हूं। अपना ये नाटक बंद करो राम। भैया आप यहाँ, और ये सब क्या चल रहा है? इतनी गर्दी देख वहां गांव के ठाकुर पहुंच जाता है। यहाँ इतनी गर्दी क्यों है और ये सब क्या चल रहा है? मैं बताता हूँ ठाकुर साहब, इन्होंने हमें अपने वश में कर लिया था। उसी का नतीजा है कि सब यहाँ खड़े हैं। ये हमें लूट रहे थे। इन्होंने हमारा धन उस गाड़ी में रखा है। लोगों का गुस्सा देख राम गुरुजी को भी बुला लेता है, जो पेड़ के पीछे छुपे थे। गुरुजी को भी इस सब में शामिल देख ठाकुर कहता है, ये सब क्यों किया आपने गुरुजी? लोग तो आप दोनों की कितनी इज्जत करते थे। अब चलो बताओ, दोनों ने ये सब क्यों किया? दोनों चुप थे। ठाकुर के एक आदमी ने राम के पैर पर लाठी मारी तो राम बोल पड़ा, मैंने और गुरुजी ने मिलकर ये योजना बनाई थी। हमने प्रसाद के ऊपर जब गंगा जल छिड़का, उस समय गुरुजी ने अपनी बनाई दवाई प्रसाद में मिला दी, जिसे खाने के बाद जैसे ही हमने बांसुरी बजाई, आप हमारे वश में हो गए। मैं कोई साधु नहीं हूं, मैं एक वैद्य हूं। मैं अपनी दवाइयों से लोगों की समस्या सुलझाता हूं। भैया, मैं सोचता था कि मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगा और कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आज जो मैंने देखा, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मैं आप पर विश्वास कर पाऊंगा। मैं तुझे एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब किया। श्याम, मुझे माफ कर दे भाई। मुझसे बात मत करिए भैया। लेकिन आपने मेरे पति की पीने की आदत कैसे छुड़वाई? मैं समझ गया था कि तुम्हारा पति शराब छोड़ना तो चाहता है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा। इसलिए मैंने उसे थकान वाली दवाई दी, जिसे खाने से उसे काम के बाद थकान लगने लग जाती और वो सीधा घर आता और सो जाता, जिससे उसके पीने की आदत छूट गई। और आपने मेरी सास को कैसे सुधारा? बेटी, दवाइयों के उपचार और थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करके मैंने सबकी समस्याओं का समाधान किया है। आपने हम सबकी मदद की थी, फिर भी ऐसा क्यों किया? मजबूरी थी ठाकुर जी। हम एक अनाथ आश्रम चलाते हैं। वहां कई ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हैं और दिव्यांग हैं। उनके जीवन को बदलने के लिए हम ये सब करते हैं ताकि उन्हें बेहतर जिंदगी दे सकें।
कुछ दिनों से आश्रम में दान दक्षिणा ना के बराबर थी, इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। इतना नीच काम करते हो और इस तरह के काम में शामिल होते हो। तुम्हारी सजा ये है कि तुम वो आश्रम जिंदगी भर ईमानदारी से चलाओगे और हमेशा उन बच्चों का ख्याल रखोगे और उनकी देखभाल के खर्च में होने वाला धन हमारी तरफ से आएगा। आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम एक इंसान हो। तुम्हारा केवल रास्ता गलत है, लेकिन इरादा गलत नहीं था। इतना तो हम कर ही सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग राम को भी छोड़ दीजिए, वो एक अच्छा इंसान है। श्याम, तेरे भाई ने हमेशा तेरा भला ही चाहा है। उसके साथ ऐसा मत कर, तू माफ कर दे अपने भाई को। उसने जिंदगी भर जो भी किया सिर्फ तेरे लिए किया, जबकि वो तेरा सगा भाई भी नहीं है। लेकिन मुझे जानना है भोला बेटा, ये सब होश में कैसे आए और तुम कैसे होश में रह गए? क्योंकि मैंने लड्डू खाया नहीं था। मेरा लड्डू मेरी बकरी ने खा लिया था, और जब मैंने देखा कि मेरी बकरी उस आवाज का पीछा कर रही थी, परंतु दूसरी बकरियों की घंटियों की आवाज से वो भी होश में आ गई थी, इसलिए मैंने सारी बकरियों के गले से घंटियां निकाल दी और अपने साथ यहाँ ले आया, और उनकी आवाजों से अब सभी ठीक हो गए। क्या बात है भोला, तुम तो काफी बुद्धिमान हो। हाँ, वो तो मैं हूँ गुरुजी। मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, मैंने आपको वो दवाई खिलाई। कोई बात नहीं, इस वजह से मुझे कुछ दिनों का आराम तो मिला। आप ही तो कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस बहादुरी के लिए मैं भोला को एक पुरस्कार जरूर दूंगा। इसके बाद से गुरुजी और राम उस अनाथ आश्रम को सही ढंग से चलाने लगे और एक अच्छी जिंदगी बिताने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो, हमें गलत रास्ता कभी नहीं लेना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर पहाड़ी गांव था जिसका नाम था हरिपुर। यह गांव हरियाली से भरा हुआ था, जहां लोग खेतीबाड़ी और जंगल से जुड़ी चीजों पर निर्भर रहते थे। इसी गांव में रामू नाम का एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। रामू के वैसे तो 2 बेटे थे, परंतु दोनों ने शादी के बाद रामू को छोड़ दिया था। अब वो अपनी पत्नी कमला के साथ अपना जीवन गुजार रहा था। रामू, सुनो तो मेरी बात, इतनी सुबह सुबह जंगल मत जाओ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। देखो ना, तुम्हारे हाथ भी कांप रहे हैं और कल रात भर तुम्हें नींद भी नहीं आई थी। इतनी उम्र में तुम इतना काम करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? पिछले हफ्ते भी तुम्हें चक्कर आए थे, याद है ना? कमला, मैं क्या करूं तुम ही बताओ। अगर मैं जंगल नहीं गया, लकड़ियां नहीं काटी, तो तुम्हारे और मेरे खाने के लिए अनाज कहां से आएगा? तुम मेरी फिक्र मत करो। मेरी ताकत भले ही कम हो गई हो, परंतु मुझे अपना घर तो चलाना होगा ना। ये झोपड़ी, ये छोटा सा आंगन, इनका खर्च, तुम्हारे मेरे खाने का खर्च, ये भी तो संभालना है। मुझे तो मजबूरी में जाना पड़ता है। पर रामू, ऐसा कब तक चलेगा? सोचो जरा। मैं हर दिन डरती हूँ कि तुम कहीं कमजोरी से जंगल में जाकर बेहोश ना हो जाओ। मैं सोचती थी कि हमारे बेटे बड़े होके बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे, लेकिन उन दोनों ने शादी के बाद हमें अकेला छोड़ दिया है। अब बस तुम और मैं हूँ, और तुम्हारी ये खराब सेहत मुझे हर पल डराती है। तुम्हारे पास जंगल जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है क्या? हाँ कमला, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी भावनाओं को। मैं ये भी जानता हूं कि हमारे बेटों ने हमें छोड़ दिया है। मैं भी तुम्हारी तरह सोच रहा था कि वो बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे और दुख सुख में हमारा साथ देंगे। पर शादी के बाद तो मानो वो हमें जानते ही नहीं है। अब तो उनकी खबर भी नहीं मिलती है, और जैसा उनका बर्ताव है, अब मैं उनके लिए बैठकर रो तो नहीं सकता। अगर मैं आज लकड़ियां बेचने नहीं गया तो कल खाने को कुछ नहीं होगा। इस उम्र में भी मुझे काम करना ही होगा, वरना हमारा सहारा कौन बनेगा? कोई तो नहीं है जो हमारी मदद करे। ठीक है रामू, मैं भी तुम्हारी मजबूरी समझ रही हूँ, पर जंगल जाने से पहले कुछ खा लो। खाली पेट मत जाओ, वरना रास्ते में कहीं चक्कर आ गया तो मैं कहाँ ढूंढने जाऊंगी। अब मैं फटाफट से रोटी बना देती हूँ, थोड़ा इंतजार कर लो। कल की बची सब्जी भी है, उसे गर्म कर देती हूँ। नहीं कमला, वक्त नहीं है। बाजार में देर हुई तो लकड़ियां कौन खरीदेगा? सुबह का वक्त सबसे अच्छा होता है, लोग जल्दी जल्दी सामान लेते हैं। अभी मैं चलता हूँ, शाम को आकर खा लूंगा। मुझे जरा मेरी कुल्हाड़ी लाकर दे दो, और मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करना। रामू अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और धीमे कदमों से जंगल की ओर चल पड़ता है। कमला उसे जाते हुए चुपचाप देखती है। उसकी आंखों में चिंता साफ साफ दिखाई दे रही थी। रामू जंगल से लकड़ियां बेचकर लौट रहा था।
तभी चलते चलते अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराता है और वो गिर पड़ता है। वो देखता है कि यह एक पुराना घड़ा है। ये घड़ा किसका होगा? भला कोई रास्ते में अपना घड़ा क्यों छोड़ जाएगा? खैर, जो भी हो, इसे मैं घर ले चलता हूँ, किसी काम तो आएगा। रामू घड़े को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। कमला, देख तो जरा, आज मैं जंगल से ये घड़ा उठा लाया। रास्ते में पड़ा था, सोचा घर ले आऊं, किसी काम तो आएगा। अरे रामू, ये घड़ा क्यों उठा लाए? लकड़ियां तो ठीक से बिकी या बस यही उठाकर ले आए? दिन भर की मेहनत का क्या हुआ? लकड़ियां बिकी तो है, परंतु केवल 30 रुपए ही मिले। बाजार में कोई दाम नहीं देता आजकल। रास्ते में ये घड़ा देखा तो सोचा कुछ काम आ जाएगा, पानी भरने में या कुछ सामान रखने में इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ, वैसे तो तुमने सही किया। अपने घर का मटका भी कई जगहों से टूट गया है, जिस कारण पानी भरने में बहुत दिक्कत हो रही थी। ये गंदा जरूर है, पर शायद साफ हो जाए। लाओ, इसे मैं साफ कर देती हूँ। एक काम करो, पानी ला दो पास से थोड़ा, धो दूं तो साफ हो जाएगा। हाँ, साफ कर दो। आज पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, दिन भर चलते चलते थक गया। अगर ये घड़ा काम का निकला तो कम से कम एक परेशानी तो कम होगी। कुछ तो अच्छा हो जाए इस घर में। कमला घड़े को पानी से साफ करने लगती है। रामू पास बैठे उसे देख रहा है। तभी अचानक घड़े से हल्का धुआं निकलने लगता है और उस धुएं के बीच से एक मायावी व्यक्ति बाहर निकलता है। सुनो रामू और कमला, तुम दोनों ने मुझे इस घड़े से बाहर बुलाया है। मैं इस घड़े की रखवाली करता हूँ। ये कोई साधारण घड़ा नहीं है, ये एक जादुई घड़ा है। जो भी चीज तुम इसमें डालोगे वो 10 गुना हो जाएगा। अरे ये क्या हो रहा है? आप कौन हो और कहाँ से आए हो? मैंने तो केवल इस घड़े को धोने के लिए इसमें पानी डाला था। ये सब तो मेरे समझ से बाहर है। रामू देखो ना, मुझे तो डर लग रहा है। ये कहीं कोई भूत वूत तो नहीं है? हाँ कमला, ठीक कह रही हो तुम। आप अचानक कहाँ से निकल आए? मुझे तो ये घड़ा जंगल में पड़ा हुआ मिला था। हमने तो सोचा कि बस पानी रखने के काम आएगा। जादुई घड़ा, ये तो पहले कभी सुना भी नहीं। सच बोल रहे हो या हमारा मजाक उड़ा रहे हो? डरने की कोई बात नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। ये घड़ा पुराने जमाने का है और इसमें कई मायावी ताकत है। लेकिन एक बात सुन लो, ये तभी काम करेगा जब तुम शुद्ध मन से कुछ डालोगे। अगर लालच किया तो ये खाली रह जाएगा। मैं इसे अच्छे लोगों के लिए छोड़ गया था। शुद्ध मन मतलब क्या? हम तो दिन भर मेहनत करके बस अपने लिए 2 रोटी कमाते हैं। ये जादू वादू हम जैसे गरीबों के लिए नहीं होता है। और आप कौन है जो ये सब बता रहे हो? कहीं कोई चाल तो नहीं? हाँ, कमला की बातों में तो दम है। जादुई घड़ा सुनने में तो अच्छा लगता है, पर हमें क्या फायदा? आज लकड़ियां बेचकर कुछ पैसे आए, तब जाकर हम कल का खाना खा पाते हैं। अगर ये घड़ा सच में किसी भी चीज को 10 गुना करता है तो कुछ डालकर देखे क्या? पर सच बोलिए, इसमें कोई खतरा तो नहीं है? कोई खतरा नहीं है रामू, मैं कोई चालबाज नहीं हूं। ये घड़ा तुम्हारा है क्योंकि इसे तुमने उठाया है। बस इतना याद रखो, इसे इस्तेमाल करते वक्त लालच मत करना। जो चाहिए वो साफ दिल से मांगना, जिससे गरीबों का भला और साथ साथ तुम्हारा भी भला हो सके। चलो, अब मैं जा रहा हूं, इसे तुम आजमा कर देख लो। रामू और कमला को जादुई घड़े की ताकत बताकर घड़े से प्रकट हुआ मायावी फिर से हवा की तरह गायब हो जाता है। ठीक है, यदि ये सच में कोई जादुई घड़ा है तो ये अचानक गायब होने वाली बात कुछ समझ नहीं आई। हम तो बस मेहनत करके कमाते खाते हैं। ये जादू वगैरह से तो हम दूर ही रहते हैं। चलो रामू, इसे आजमा कर देखते हैं। कुछ फल डालकर देखते हैं कुछ होता है या नहीं। मैं अभी जाकर बागान से एक सेब तोड़कर लाती हूँ। हाँ कमला, क्यों नहीं? दिन भर के थकान के बाद अगर ये सच में काम कर गया तो शायद कल भूखा ना सोना पड़े। एक सेब डालकर देखते हैं। यदि एक का 10 हो गया तो बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमा लेंगे। बोलो ठीक है ना? रामू की बात सुनकर कमला भी एक सेब लाकर घड़े में डाल देती है और देखते ही देखते वो एक सेब का 10 सेब हो जाते हैं। कमला, ये देखो, ये तो सच में जादुई घड़ा है। एक सेब डाला था, एक का 10 हो गया है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ, उस मायावी ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। रामू, इतने फलों का अब हम क्या करेंगे? इस घड़े से तो हम पूरे गांव के लिए खाने पीने का सामान निकाल सकते हैं, पर अगर किसी को इस घड़े के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा कमला। अब हम इसका इस्तेमाल बुरे दिनों को अच्छे दिनों में बदलने के लिए कर सकते हैं। कल मैं इन्हें बाजार ले जाऊंगा, सस्ते दामों पर बेच दूंगा तो कम से कम कुछ पैसे तो कमा पाऊंगा। फिर उन पैसों से तेल चावल ले आऊंगा, जिससे घर में कुछ दिन चैन से गुजरे। सच में रामू, अगर ऐसा हुआ तो कितना अच्छा होगा। पिछले हफ्ते तो चावल खत्म हो गए थे, सूखी रोटी खाकर सोए थे, पर मुझे डर लग रहा है। अगर किसी ने पूछा
कि इतने फल कहाँ से आए तो क्या कहोगे? लोग बातें बनाएंगे। कोई कुछ नहीं पूछेगा। अगर किसी ने कुछ पूछा भी तो बोल दूंगा, जंगल के अंदर कुछ पेड़ मिले तो उन्हीं से तोड़कर लाया हूं। कौन जाकर देखने वाला है? और वैसे भी ये फल तो सच के है, पर हमें इस घड़े को थोड़ा संभल कर रखना होगा। किसी को भी ये नहीं मिलना चाहिए, वरना कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर ले। ठीक है रामू, जैसा तुम कहो। अगर सच में इन फलों को बेचकर अच्छी कमाई हुई तो तुम्हें भी जंगल जाने से आराम तो मिलेगा, पर अभी के लिए इन्हें ढक कर रख दो और चलकर कुछ खा लो। अगली सुबह रामू घड़े से निकले हुए फलों को एक टोकरी में रखता है और उन्हें लेकर बाजार की ओर चल पड़ता है। उसकी चाल में अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास है, मानो उसके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जागी हो। आज अगर ये फल अच्छे दामों में बिक गए तो कम से कम कुछ दिनों के लिए आराम मिलेगा। कमला भी खुश हो जाएगी और मुझे भी थोड़ी राहत मिल जाएगी। बाजार में पहुंचकर रामू फलों को सजाकर बैठ जाता है। फल इतने ताजे और चमकदार दिख रहे थे कि लोग खुद ब खुद खींचे चले आए। बाबा, ये सेब कितने के बेच रहे हो? ज्यादा के नहीं है बेटा, बस 2 रुपए का एक सेब है। क्या 2 रुपए का एक सेब? इतने सस्ते क्यों बाबा? क्या बताऊं बेटा, मैं लोगों से ज्यादा मुनाफा नहीं कमाना चाहता हूं। मुझे बस इतना चाहिए जिससे मैं भी खुश रहूं और ग्राहक भी खुश रहे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा है तो मुझे 5 सेब दे दो। रामू के सेब इतने सस्ते होने के वजह से कुछ ही देर में उसके सारे सेब बिक जाते हैं। कमला, देखो जरा, आज बाजार में सेब बेचकर बहुत अच्छी कमाई हुई है। मैं जो 50 सेब ले गया था वो तो हाथों हाथ बिक गए और 100 रुपए की कमाई भी हो गई। आज तो ऐसा लग रहा था जैसे सबको सेब खाना बहुत पसंद है। अरे सच में ये तो बहुत अच्छा हुआ। 100 रुपए, इतने दिनों बाद कुछ अच्छी कमाई हुई है। ये सब जादुई घड़े का कमाल है, वरना तो दिन भर जंगल में मेहनत करने के बाद 50 रुपए भी बड़े मुश्किल से मिलते थे। तुम जो सेब ले गए थे सब बिक गए, कुछ नहीं बचा क्या? हाँ कमला, सब बिक गए। लोग पूछ रहे थे कि इतने सस्ते में क्यों बेच रहे हो। मैंने तो कह दिया मुझे ज्यादा मुनाफा नहीं कमाना है, बस इसलिए सस्ते में बेच रहा हूं। सच में कमला, ये घड़ा हमारी किस्मत बदल रहा है। आज अच्छी कमाई हुई इसलिए बाजार से चावल और तेल भी ले आया हूं। रामू हर दिन ऐसे ही करता है। देखते ही देखते कुछ समय बाद उसके पास काफी पैसे जमा हो जाते हैं। एक शाम रामू और कमला आपस में बात कर रहे होते हैं। कमला, अब हमारे पास ठीक ठाक पैसे जमा हो गए हैं। फल बेचते बेचते अच्छे खासे पैसे जमा हो चुके हैं। सोच रहा हूं इन पैसों से एक छोटी सी दुकान खोल लूं। सस्ते दामों पर सामान बेचूंगा, चावल दाल तेल, ताकि गांव के लोगों की भी कुछ मदद हो और हमारा घर भी चलता रहे। ये तो बहुत अच्छा विचार है। सच में अगर दुकान खुल गई तो हमें रोज बाजार भागना नहीं पड़ेगा और सस्ते दामों पर बेचोगे तो लोग भी खुश होंगे। पिछले हफ्ते पड़ोस की सीमा कह रही थी कि बाजार में सब महंगा हो गया है। ऐसा करो, ये काम जल्द से जल्द शुरू कर दो। हाँ कमला, तुम ठीक कह रही हो। अगर दुकान खुली तो थोड़ा आराम भी मिले। अगर इस जादुई घड़े ने मदद की तो दुकान हमेशा सामान से भरा रहेगा। बस अब एक छोटी सी जमीन ढूंढनी पड़ेगी बाजार में। हाँ, जगह तो मिल जाएगी, पर रामू थोड़ा सावधान रहना, इस घड़े की बात किसी को पता न चल जाए। यदि लोग पूछे कि इतने सस्ते में कैसे बेच रहे हो तो बोल देना होलसेल में माल मिला तो सबके फायदे के लिए सस्ते में बेच रहा हूँ। हाँ कमला, ये बहुत अच्छा बहाना है लोगों को बताने के लिए। बहुत जल्द ही रामू अपनी एक छोटी सी राशन की दुकान खोल लेता है। रामू की छोटी सी दुकान गांव के बाजार के कोने में है, जहां हमेशा गांव वालों की भीड़ लगी ही रहती है, क्योंकि वो राशन का सामान काफी सस्ते में दे रहा था। रामू के दुकान से थोड़ी दूरी पर गोपाल की राशन की दुकान भी थी, परंतु जब से रामू ने अपनी राशन की दुकान खोली है, तब से लगभग गोपाल की दुकान खाली ही रहती है, जिस कारण वो रामू से बहुत चिढ़ा हुआ था। ये क्या हो रहा है? उस रामू के दुकान में ऐसा क्या है जो मेरे दुकान में नहीं है? पहले तो कभी ये लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काट काट कर 4 पैसे कमाता था, और अब देखो पूरे गांव वाले उसी के पास से सामान ले रहे हैं। इसकी वजह से मेरी दुकान तो पूरी तरह से सुनी हो चुकी है। आखिर ये रामू अचानक से कहां से आ गया और इतने सस्ते दामों पर सामान कैसे बेच रहा है? पूरे बाजार में चावल 7 रुपए किलो है और ये 3 रुपए किलो बेच रहा है। तेल 8 रुपए का है, ये 4 में बेच रहा है। इतने सस्ते में क्यों बेच रहा है? जरूर इसके पीछे कोई ना कोई राज है, वरना एक समय का गरीब लकड़हारा इतना सारा सामान कहां से लाएगा? कुछ समय पहले तो खाने का मोहताज था और अब देखो
लोगों को आधे दाम पर अनाज बांट रहा है। मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा। लगता है रात को इसके घर जाना होगा। चुपके से देखूंगा कि ये क्या कर रहा है। अगर कोई चाल है तो मैं उसे जरूर पकड़ लूंगा। मैं इस रामू को अपने से आगे बढ़ने नहीं दे सकता। रात गहरी हो चुकी थी। गोपाल भी अंधेरे का फायदा उठाकर रामू के घर के बाहर पहुंचकर चुपचाप खिड़की के बाहर खड़ा हो जाता है। उसी वक्त रामू और कमला अपने दुकान के लिए जादुई घड़े से और सामान निकाल रहे होते हैं। उन दोनों को नहीं पता था कि खिड़की के बाहर से गोपाल उन पर नजर रख रहा है। गोपाल बाहर से जादुई घड़े का जादू देख लेता है। उसके सामने रामू जब घड़े में गेहूं डालता है तो वो घड़े के बाहर कई गुना होकर आता है। ये सब देखकर खिड़की के बाहर खड़ा गोपाल सोचने लगता है, तो ये है इसका राज। ये जादुई घड़े से राशन निकाल निकाल कर लोगों को इतने सस्ते में बेच रहा है। मैं तो सोच रहा था कहीं से सस्ता माल लेकर आ रहा होगा, पर यह मामला तो कुछ और ही है। अब बस इन दोनों को सो जाने दो, मैं ये जादुई घड़ा उठा ले जाऊंगा। कुछ समय बाद जब रामू और कमला सो जाते हैं और गहरी नींद में होते हैं, उस वक्त गोपाल उनके घर में आता है और वो जादुई घड़ा लेकर चुपचाप वहां से निकल जाता है। अब रामू का ये जादुई घड़ा मेरे काम आएगा। इससे मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। एक काम करता हूँ, अपने जीवन भर की जमा पूंजी सब कुछ इसमें डाल देता हूँ और जितना मिलेगा उसको फिर से इसमें डाल के और कई गुना कर लूंगा और गांव में सभी दुकानों को खरीद लूंगा। गोपाल लालच में पड़कर अपने पास रखे सारे पैसे, सोने चांदी के जेवरात, सब कुछ उस घड़े में डाल देता है। गोपाल सब कुछ घड़े में डालकर उसके बढ़ने का इंतजार कर रहा होता है, पर होता कुछ अलग है। देखते ही देखते कुछ देर में सब कुछ गायब हो जाता है। ये देखकर गोपाल बहुत डर जाता है। ये क्या मजाक है? इसने तो मेरे सारे सामान को ही गायब कर दिया। इस जादुई घड़े ने तो मुझे बर्बाद कर दिया। हरि के यहां तो काम कर रहा था, मेरे साथ धोखा क्यों कर रहा है? ये तो बेकार का घड़ा है। गोपाल जादुई घड़े को पटक कर कोसने लगता है। तभी घड़े से फिर से वही धुआं निकलने लगता है और देखते ही देखते वो मायावी फिर से सामने आ जाता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल होती हैं। गोपाल, तूने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था, फिर भी तुझे कुछ नहीं समझ आया। ये घड़ा सिर्फ उन्हीं की मदद करता है जो सच्चा और मेहनती होता है, और तुमने इसका इस्तेमाल लालच और जलन के लिए किया है। तूने रामू को इतना बढ़ते देख उससे जलन की और उसको बर्बाद करने की कोशिश की, जिस कारण तूने अपनी सारी जमा पूंजी भी खो दी है। मैंने रामू और कमला को साफ साफ कहा था कि ये घड़ा सिर्फ तुम्हारी तभी मदद करेगा जब तक तुम इसका इस्तेमाल बिना लालच के करोगे। तूने अपने लालच के चक्कर में रामू के घर से इसे चुराकर बहुत गलत किया है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू अब अपनी बाकी की जिंदगी एक बंदर बनकर रहेगा। मायावी के इतना कहते ही गोपाल एक बंदर में बदल जाता है और वो जादुई घड़ा उसके घर से गायब होकर फिर से रामू के घर पहुंच जाता है। तो दोस्तों, लकड़हारे की सच्चाई और मेहनत ने उसकी किस्मत बदल दी, जबकि चोर की लालच ने उसे बर्बादी की राह पर पहुंचा दिया। यही सिखाता है ये किस्सा कि मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है, और जो दूसरों की तरक्की से जलते हैं उनका अंत अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।